नाना पटोले जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए CNN न्यूज 18 टाउन हॉल में। अभी अभी आप देवेंद्र फडणवीस जी से भी मिले, आप लोग गले भी मिले। तो उन्होंने जब ये इंटरव्यू उनका जब संवाद चल रहा था, उन्होंने ये कहा कि उनके अलायंस में, महायुति में अभी 200 सीट का सहमति बन चुका है आउट ऑफ 288। आपके अलायंस में कितने सीट की सहमति बनी है अभी तक? हमारी 225 सीटों पे हमारी सहमति बनी है और मुझे लगता है कि हमारा अलायंस एकदम साइलेंटली क्लियर होगा। इनके अलायंस में थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन ये बताइए, अगर सहमति बनी है 225 अगर आप कह रहे हो, तो फिर मुख्यमंत्री कौन होगा वो भी घोषणा करना चाहिए आपको। मुख्यमंत्री तो महाविकास आघाड़ी करके ही इस राज्य में महाविकास आघाड़ी का ही मुख्यमंत्री बनेगा और रहा मुख्यमंत्री की घोषणा का काम हमारी हाईकमांड्स तीनों दल के ये लोग डिसाइड करके करेंगे। आज हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री के पद की लिए नहीं है। आज लड़ाई है हमारी जिस तरह से केंद्र की सरकार ने और राज्य की सरकार ने महाराष्ट्र को तबाह किया है, महाराष्ट्र का कल्चर खत्म कर दिया है, महाराष्ट्र को बेचने का काम और गुजरात को समर्पित करने का काम जिस तरह से ये सरकार कर रही है। आपने देखा होगा कि हाल ही में मालवन में जो घटना हुई, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे राज्य का ही भगवान देवत नहीं तो पूरे देश में छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं। कल ही राज्य सरकार की रिपोर्ट आई। पहले तो राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत हवा का तेज झोंका था इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरी, लेकिन आज सरकार का रिपोर्ट आया कि उसका वेल्डिंग बराबर किया नहीं था, जंग लग गया था और इसलिए वो प्रतिमा वहां पे गिरी। तो कितना कमीशन, भ्रष्टाचार ये सरकार में एक मूर्ति से आपको समझ में आता है। तो मुझे ये लगता है कि ये सरकार जो भ्रष्ट, जिस तरह की सरकार देश में अगर भ्रष्टाचार के अगर सरकारों के अगर ये कंपटीशन हुआ तो महाराष्ट्र की सरकार ही एक नंबर आएंगी। ये सरकार है तो हमारा इंटेंशन ऐसा है कि पहले ये भ्रष्ट सरकार को सत्ता से बाहर करे और महाराष्ट्र का जो कल्चर था, तो कि कोई एमएलए को खरीदने की परंपरा महाराष्ट्र में नहीं थी, लेकिन भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसे से एमएलए को खरीदो, दूसरे दल को तोड़ो और उसमें अपनी सरकार बना। और पहला अगर डिसीजन एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों के कैबिनेट में सिर्फ दो ही थे, पहला अगर कोई डिसीजन हुआ है तो बुलेट ट्रेन का लिया है, जिसमें महाराष्ट्र का 65% शेयर्स रहेगा और गुजरात का 35% शेयर्स रहेगा। अब मुझे ये बताइए कि महाराष्ट्र के उद्योग गुजरात में लेके जा रहे हैं। महाराष्ट्र ये मुंबई जो हमारी है, ये मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। क्या महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी मुंबई को गुजरात शिफ्ट किया जा रहा है? ये सब प्रश्न यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। लेकिन नाना पटोले जी, ये बताइए, ये जनता तो जानना तो चाहेंगी ही कि मतलब अगर आपकी दल सत्ता में आएगी तो फिर कौन होगा, क्योंकि आपके अलायंस पार्टनर्स भी यही कह रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी ने आई थिंक हाल ही में कहा कि पहले मुख्यमंत्री कौन है इसका घोषणा होना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो नहीं भी है फिर भी ठीक है, लेकिन कौन है वो तो बताना पड़ेगा, क्योंकि उनकी तरफ से, महायुति की तरफ से तो क्लियर है, अगर वो जीतेंगे तो शिंदे साहब ही बनेंगे, रहेंगे मुख्यमंत्री। नहीं, तुम तो गलत फहमी में हो। आप शिंदे जी सीएम है अभी, इसलिए उसके लीडरशिप में चुनाव लड़ेंगे, चुनाव के बाद हम डिसीजन लेंगे, वो बीजेपी कह रही है। आप गलतफहमी मत रहिए बीजेपी के, बहुत खतरनाक पार्टी है बीजेपी। शिंदे को कब भेज देंगे पता ही नहीं लगेगा। तो मेरा ये कहना है कि हम लोगों का, जैसे उद्धव जी आज भी बोलते कि कमरे में चर्चा होगी, मेरा चर्चा के आधार पर इन लोगों ने मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया करके मैंने इस तरह का डिसीजन लिया। आज भी उद्धव जी उस लेवल पे बात करते हैं। कांग्रेस ये काम नहीं करेंगे, कमरे में बंद बैठकर हम डिसीजन नहीं लेंगे, हम पब्लिकली डिसीजन लेंगे। और इसलिए एमवीए का जब मीटिंग हुआ, शरद पवार जी थे, उद्धव जी थे, मैं था, उद्धव जी ने कहा, प्रस्ताव रखा, लेकिन हमने कहा कि महाविकास आघाड़ी करके ही हम जनता के सामने जाएंगे। और तब से उद्धव जी ने भी उस बात को एक्सेप्ट किया और आज भी उद्धव जी वही बात कहते हैं,
तो शरद पवार जी हो या उद्धव जी हो या हम हो, हमने डिसाइड कर लिया कि पहले इस महाराष्ट्र द्रोही सरकार को, शिवद्रोही सरकार को, गुजरात को समर्पित रहने वाली सरकार को हम सत्ता से बाहर निकालेंगे। यही हमारा पहला मकसद है और इसलिए हम लोग तीनों ने एक साथ काम करना शुरू लेकिन किया। ये बताइए नाना पटोले जी, ये जो हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें आपके पार्टी कांग्रेस पार्टी करीबन 17 सीट में लड़ी थी और 13 सीट में आप जीत गए। बीजेपी 28 सीट में लड़ी और 9 सीट वो जीत गए। लेकिन उसको अगर आप वोट शेयर में देखेंगे तो बीजेपी को अभी भी 43.6% वोट है और कांग्रेस को करीबन 30% की वोट है। तो ये जमीन आसमान का फर्क अभी भी है, हालांकि आपने ज्यादा एमपीज जीते हैं। पार्लियामेंट का चुनाव और असेंबली के चुनाव में बहुत फर्क होगा। अगर कल लोकल बॉडीज के चुनाव आएंगे तो उसमें आपको चेंजेस नजर आएंगे। महाराष्ट्र के चुनाव में, अभी विधानसभा के चुनाव में आपको बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। जो सीट आपने परसेंटेज का दिखाया है उसके बहुत बड़े चेंजेस आपको दिखेंगे। बीजेपी जैसे आज महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसमें विदर्भ सबसे बड़ा उनको ज्यादा सीटें उसमें मिली है। अभी विदर्भ में वो पूरा वैक्यूम आ गया उनको। पश्चिम महाराष्ट्र में वही परिस्थितियां हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री थे 2014 और 19 तक, तो महाराष्ट्र में ओबीसी वर्सेस मराठा, धनगर वर्सेस आदिवासी, गोवारी वर्सेस आदिवासी, ऐसी जो लड़ाई लड़ाकर, जैसे अमित शाह जी आए थे और अमित शाह जी ने कहा कि तोड़ो उनके लोग, यानी जो डिवाइड एंड रूल की जो अंग्रेजों की जो मानसिकता थी, वही अमित शाह जी 2 दिन पहले बोल के गए। तो महाराष्ट्र इस सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता और जिस तरह से इन लोगों ने लोगों के घर तोड़े हैं, पार्टियां तोड़ी यानी घर तोड़े हैं, वो महाराष्ट्र की जनता वो बात को एक्सेप्ट नहीं करती। तो आपको मैं अभी से दावा करता हूं, क्योंकि जब मैं पार्लियामेंट के इलेक्शन में मैं कहता था कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस हो सामने आएंगी, तो सब लोग बोलते थे कि ऐसा कैसे पॉसिबल होगा, 2-3 सीट कांग्रेस की आएगी या 4-5 आएगी, हम सबसे बड़ी पार्टी बने। आज मैं आपके इस माध्यम से कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही होगी और महाविकास आघाड़ी होगी। आप कह रहे हैं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी होगी? नहीं, सिंगल लार्जेस्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग आघाड़ी में सिंगल लार्जेस्ट, हम बिल्कुल। और महाराष्ट्र में क्योंकि इंटायर महाराष्ट्र कांग्रेस है, हमारे दल भी हमारे साथ जो दल है वो भी हमारे साथ है और हम उनको, मैंने कहा जब भी कि हम लोग इनके जैसे 150-160 जगह नहीं मांगे, क्योंकि हमारा अलायंस जो है, हम अलायंस को साथ लेकर चलेंगे, उनके भी लोग लाएंगे चुनकर। और महाराष्ट्र में सबसे बड़ा दल जो रहेगा वो महाविकास आघाड़ी का ही रहेगा और महाराष्ट्र में मेजॉरिटी में हम लोग सरकार लाएंगे। तो ये बताइए, अगर आघाड़ी में सबसे बड़ी पार्टी आपकी पार्टी होगी तो मुख्यमंत्री तो आपकी पार्टी से आनी चाहिए। कोई फर्क हमारे यहाँ पे कभी का, हमने तो एक समय ऐसा था कि एक दल बड़ा था, उन्हें हमें मुख्यमंत्री कैंडिडेट दिया, तो ऐसा कोई होता नहीं। जो भी हो उस समय में जो डिसीजन, हमारी लड़ाई कुर्सी की नहीं है, कुर्सी की तो लड़ाई इनकी है। ये तो खोखे की सरकार, कुर्सी के लिए कुछ भी खरीद कर सकते हैं और हम नहीं कहते। खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जब वो तत्कालीन राज्यपाल थे भगत सिंह कोश्यारी, उन्हें जिस तरह से सरकार बनाई वो संविधान के आधार पे नहीं बनाई। तो जिस तरह से आज जो परिस्थितियां बनी हुई है, उस परिस्थितियों को हमको संभालना है, महाराष्ट्र को बचाना है, यह हमारा पहली कोशिश है। इसलिए मुख्यमंत्री हमारा इशू नहीं है। ये देवेंद्र जी अभी अभी कह के गए हैं कि जो पार्टियां टूटी हैं, शिवसेना हो या एनसीपी हो, वो उन्होंने नहीं तोड़ा, लेकिन वो अंदरूनी मामला था, क्योंकि वो सौंप रहे थे पार्टी की जो लेगेसी है अपने परिवारजनों को, इसलिए वो पार्टियां टूटी। देखो हमारे मित्र, आपने देखा हमारी कैसी मित्रता है, आप सब लोगों ने देखा आमने सामने। हम एक अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों, हम साथ में दोनों 99 में एमएलए बने, वो भी कंटिन्यू, मैं भी कंटिन्यू। मैं एक बार पार्लियामेंट जाके आ गया, बस इतना ही गैप हुआ मेरा। अब मुझे बताइए कि हमारा दोस्त है ना, बहुत एकदम सफेद झूठ बोलने में बड़ा उस्ताद है। अब हमारी बहू मिसेस फडणवीस, उन्हें कह दिया एक बार कि ये भेष बदल के बाहर जाते थे। जब मीडिया ने इनको पूछा, भैया हमारा तो कोई लेना देना नहीं, कौन क्या हो रहा है क्या, हमारा कोई संबंध नहीं। बीच में इन्होंने एक इंटरव्यू दिया
देवेंद्र जी ने, और इन्होंने कहा कि मैंने इन लोगों के पार्टियां तोड़ा। ये दो इन्हें बोला है बीच में, इनका इंटरव्यू आया है एक। तो हमारा दोस्त कब क्या बोलने का बहुत एक्सपर्ट है। वो सफेद झूठ बोलने में मेरा देवेंद्र फडणवीस जी इतने एक्सपर्ट है, वो बिल्कुल बातों में ऐसी घुमा देते हैं उसी में। क्योंकि खुद हमारी बहू जो मिसेस फडणवीस, उन्हें एक बार बोला कि इनको राजनीति में बहुत एक्सपर्ट है ये, खुद उनका एक्सपीरियंस हो गया। अब वो आने के पहले ये मेरे दोस्त थे, मिसेस फडणवीस आने के पहले से मेरे दोस्त है। अब तो वो उनके साथ रहती तो उनको ज्यादा अनुभव हो गया। तो उन्होंने कहा है कि राजनीति में बड़ा एक्सपर्ट है, तो वो कहाँ झूठ बोलने का उसमें बहुत एक्सपर्ट है। तो ये बताइए, अगर आप इतना कॉन्फिडेंट है कि विधानसभा में भी ऐसे ही परफॉर्मेंस होगा जैसे लोकसभा में हुआ था, तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन में क्या हो गया? 11 में से 9 तो उन लोग यूटी के कैंडिडेट्स चुने गए, और ये भी देखा गया कि आपके अघाड़ी में कुछ क्रॉस वोटिंग भी हुआ था। बिल्कुल हुआ है। अब जो लोगों ने गड़बड़ की वो लोग तो अब रोज बेचारे परेशान हैं। हमने सबको घर का रास्ता दिखाना भी शुरू किया है। अब प्रॉब्लम ऐसा है कि सत्ता का पावर और ये सब दिखाकर महाराष्ट्र में जिस तरह से गंदी राजनीति पहली बार जो हुई है, सामने से इन लोगों ने कैसे खरीदा, लोगों को कैसा धमकाया, कैसे ईडी और सीबीआई का डर दिखाया, ये भी आपको सबको पता है। तो क्रॉस वोटिंग हुआ है, इसमें तो कोई छुपा नहीं है। लेकिन यही तो पब्लिक को अब दिमाग में बैठ गया। बीजेपी कोई भी लेवल पे जाके लोकतांत्रिक व्यवस्था को खरीद सकती है, और जो बीजेपी इस तरह का काम करी और जो शाहू अम्बेडकर के महाराष्ट्र में की है, अब उस बात को महाराष्ट्र की जनता एक्सेप्ट नहीं करती है। वो चाहती है कि संवैधानिक व्यवस्था को जो लोग खतरा करते हैं, जो लोग बीजेपी उसमें सबसे एक्सपर्ट पार्टी है, इसी को महाराष्ट्र से सत्ता से बाहर करने का महाराष्ट्र की जनता ने अब मानस बना लिया। और मैं इसलिए दावे के साथ कहा हूं कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन है और बहुमत में महाविकास आघाड़ी सरकार सत्ता में। तो उन्होंने ये भी बताया कि इसलिए महाविकास आघाड़ी जीती लोकसभा में और ज्यादा सीटें आपके आई क्योंकि आपने एक अफवाह फैला दी, खासकर SC ST समुदाय के बीच में, कि अगर वो 400 सीट से वापस आ जाएंगे तो आरक्षण हटा देंगे। वो अफवाह थी और उसकी वजह से आपने जीती। हमने सच बताया लोगों को, हमने कोई गलत नहीं बताया। क्योंकि 10 साल के मोदी जी की पावर में हमने देखा कि देश में डर का माहौल बनाने का काम इन लोगों ने किया। सेंसस देश का जो करना चाहिए था वो इन लोगों ने, जिसको जनगणना बोलते हैं, वो नहीं किया। 2021 में करना था, कोरोना के वजह से नहीं किया। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के जमाने में जो 2011 में जो जनगणना हुई थी, उसके आंकड़े इन लोगों ने सामने नहीं लाए। और इनने सामने लाने से, और ये नहीं करेंगे 2029 में करेंगे, इस तरह से मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा। आप लोग सब लोग यहाँ पर, सबको संविधान भी समझता है, देश के सेंसस भी समझता है। हम लोगों ने आरोप नहीं किया था, वास्तविकता जनता के सामने। जब तक हम सेंसस नहीं करेंगे तब तक कौन गरीब है, कौन अमीर है, किसको रहने को मकान है कि नहीं, किसको नौकरी है कि नहीं, किसी को पढ़ने की व्यवस्था है कि नहीं, 2 टाइम का खाने को मिलता है कि नहीं,